नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। हमारे शरीर के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें निकालने का काम ये उत्सर्जन तंत्र करता है। क्योंकि कोई भी मशीनरी जो होती है वो यदि किसी चीज़ का इस्तेमाल करेगी तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलेंगे। हमारा जो बॉडी है वो भी एक मशीन की बातें कार्य करती है। बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो हम न्यूट्रिशंस लेते हैं वो शरीर के अंदर कोशिकाओं में जाते हैं और हमें एनर्जी प्रोड्यूस करवाते हैं। उसके बाद में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो बॉडी के उत्सर्जी मार्ग के द्वारा बाहर निकलते हैं। जिस प्रकार एक फैक्ट्री के अंदर जो चिमनी से धुआं बाहर निकलता है और उसी फैक्ट्री के अंदर जो रासायनिक पानी बाहर निकलता है वो जिन मार्गों से बाहर निकलते हैं, जैसे चिमनी को यदि हम उत्सर्जी अंग कहेंगे और धुएं को उत्सर्जी पदार्थ कहेंगे, उसी प्रकार जिस नाली के द्वारा रासायनिक पानी बाहर निकल रहा है उसे हम उत्सर्जी अंग कहेंगे और उस पानी को उत्सर्जी पदार्थ कहेंगे। इसी तो हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो जिन मार्गों से बाहर निकलते हैं उनको उत्सर्जी अंग या एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं। अब बात करते हैं हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से ऐसे भाग होते हैं जिनसे अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। तो हमारी बॉडी का जो मुख्य उत्सर्जी अंग है वो है किडनी। किडनी के द्वारा जो हमारे शरीर में से जो यूरिन बाहर निकलता है तो किडनी शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग है। लेकिन कौन कौन से ऐसे अंग हैं जो और भी बॉडी में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। तो बॉडी के अंदर स्किन भी एक उत्सर्जी अंग है, क्योंकि हमारे शरीर की जो स्किन है वो एक तो पसीने का उत्सर्जन करती है। इसके अलावा सीबम जो होता है, कई बार नाक के सुबह सुबह उठने पर यहाँ पे सीबम का स्त्रवण होता है, सीबम का स्त्रवण करती है। और इसके अलावा हमारी जो स्किन है वो पसीना और सीबम का स्त्रवण करती है। तो पसीना और सीबम का जो स्त्रवण करती है वो हमारी स्किन करती है। इसके अलावा नमक निकलता है। जब शरीर बॉडी में जो पसीना होता है नमकीन होता है तो सोडियम की मात्रा निकलती है, तो नमक का भी स्त्रवण करती है। इसके अलावा बॉडी के अंदर जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है लंग्स, हमारे फेफड़े बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। मेटाबॉलिक रेट के बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में हार्ट से लंग्स में आती है वहां से वो लंग्स के द्वारा बाहर निकलती है, हमारे नॉस्ट्रिल्स के द्वारा बाहर निकलती है। और लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, जल वाष्प को बाहर निकालता है, स्पुटम यानी बलगम को भी बाहर निकालता है। तो तीन चीजों को ये बाहर निकालने का कार्य करता है। तो लंग्स भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। इसके अतिरिक्त जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत जो हम भोजन करते हैं वो हमारे मुंह के द्वारा इसोफेगस में जाता है, वहां से स्टोमाक, और छोटी आंत के अंदर, छोटी आंत में भोजन का पूरा पाचन होता है, यानी कि उसमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं सारे बॉडी के अंदर ब्लड में मिल जाते हैं और वहां से भोजन आगे बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में उस भोजन में से पानी का अधिक से अधिक अवशोषण कर लिया जाता है और बाकी जो फिशेस होता है उसको आगे भेजा जाता है। तो बड़ी आंत बॉडी का जो पाचन होने के बाद में जो खाने का भोजन का फिशेस का शेष भाग होता है उसको स्टूल के रूप में आगे भेजते हैं। तो बड़ी आंत जो होती है वो भी स्टूल के रूप में रेक्टम के अंदर मलाशय में उस भोजन को भेजती है। उसके अतिरिक्त लीवर भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, क्योंकि लीवर जो है वो हमारे शरीर के अंदर अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है, अमोनिया को यूरिया में चेंज करता है। और जो यूरिया किडनी के माध्यम से वो यूरिन के रूप में बाहर निकलता है तो अमोनिया को यूरिया में चेंज करता है, अमोनिया को यूरिया में चेंज करता है। और सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग है रेनल सिस्टम, किडनी। तो आज हम मुख्य अध्ययन करेंगे किडनी के बारे में। तो किडनी जो है, किडनी, यूरिटर, यूरिथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर जो है ये मुख्य किडनी के सपोर्टिव ऑर्गन है और मुख्य जो है किडनी इनका उत्सर्जी अंग है। तो एक बार वापस देख लेते हैं, इसको रिवीजन करते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है बॉडी से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। इसमें कुछ अलग अलग अंग होते हैं, जैसे स्किन जो है पसीना, सीबम को बाहर निकालते हैं, नमक को बाहर निकालती है। लंग्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को, जल वाष्प को बाहर निकालता है, स्पुटम बलगम को बाहर निकालता है। और
जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो भोजन पाचन होने के बाद में जो वेस्ट भोजन बचता है उसको स्टूल यानी मल के रूप में परिवर्तित करके रेक्टम के अंदर भेजती है और लीवर में अमोनिया को यूरिया में चेंज करता है लीवर, और किडनी जो है वो यूरिन को, लेकिन किडनी मुख्य एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। आज हम मुख्य अध्ययन करेंगे किडनी के बारे में। हमारे शरीर के अंदर 2 किडनी पाई जाती है और किडनी का जो वजन होता है, पहले देखते हैं किडनी की संख्या होती है 2। एक किडनी पर भी जीवन निकल सकता है, एक किडनी पर व्यक्ति अपना जीवन निकाल सकता है। इसीलिए हमने देखा होगा कई व्यक्ति जिनके एक किडनी पे वो काम करते हैं, और एक किडनी अगर 2 किडनी किसी की होती है तो एक किडनी को व्यक्ति डोनेट भी कर सकता है। किडनी का ट्रांसप्लांटेशन जो होता है उसमें यदि किसी मृत व्यक्ति की किडनी को काम में लिया जाता है तो 48 घंटे के भीतर उस किडनी को काम में लेना होता है। तो हमारे शरीर के अंदर किडनी की संख्या जो होती है वो 2 होती है। किडनी को हम जो किडनी है इसको रेनल भी कहा जाता है, और किडनी में जो आर्टरी आती है उनको रेनल आर्टरी कहते हैं। हमें पता है कि हार्ट से जो भी रक्तवाहिनी निकलती है जो ब्लड की सप्लाई करेगी उन्हें हम आर्टरी कहते हैं। तो चूंकि किडनी को हम रेनल कहते हैं तो किडनी में आने वाली आर्टरी को रेनल आर्टरी कहा जाता है। हार्ट सभी जगह रक्त की सप्लाई करता है, यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा होती है क्योंकि ये रक्त का फिल्ट्रेशन करता है, और हमें जानते हैं कि किडनी जो है वो केवल रक्त को फिल्टर करने का कार्य करती है, लेकिन किडनी यूरिन का फॉर्मेशन करने के साथ साथ में किडनी जो है वो पुनः अवशोषण का कार्य भी करती है। ये किस प्रकार करती है उसको हम आराम से डिटेल के अंदर समझें किस प्रकार किडनी वर्क करती है। तो पहले हम किडनी की स्ट्रक्चर और इसकी एनाटॉमी के बारे में पढ़ते हैं, फिर फिजियोलॉजी के अंदर आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि किडनी किस प्रकार से वर्क करती है। हमारे शरीर के अंदर 2 किडनी होती है और 2 किडनी के जस्ट किडनी के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड होती है जिसको सुप्रारेनल ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये किडनी के ऊपर होती है, इसको सुप्रारेनल ग्लैंड कहते हैं। अब दोनों किडनी से एक जो यूरिटर निकलती है, जो किडनी में जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है, पेशाब का फॉर्मेशन होता है, वो जो जितना फॉर्मेशन होता है दोनों नलियों के माध्यम से आता है, और 2 यूरिटर होती है। ये दोनों यूरिटर आके एक यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो मूत्र से होता है, जहाँ के मूत्र इकट्ठा होता है, यूरिन इकट्ठा होता है। दोनों यूरिटर आके इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर उस यूरिन को डालती है, और जब यूरिथ्रा जो है वो भर जाता है, तो जब ब्लैडर भर जाता है यानी कि मूत्र से भर जाता है, तो वहाँ से मूत्राशय में संकुचन के द्वारा यूरिथ्रा के माध्यम से जो है वो यूरिन को शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो सबसे पहले किडनी का जो वजन होता है वो 140 ग्राम का होता है। किडनी का वजन 140 ग्राम का होता है। अब किडनी जो होता है, किडनी की यूनिट क्या होती है? किडनी की यूनिट को नेफ्रॉन कहते हैं। यूनिट यानी किस चीज की बनी होती है, मुख्य रोल किस चीज का होता है। जैसे एक दीवार के अंदर ईंट, गारा, सीमेंट, चूना सब कुछ होता है, लेकिन मुख्य उसकी यूनिट होती है ईंट होती है। उसी प्रकार किडनी जो होती है उसकी यूनिट नेफ्रॉन होती है। एक किडनी के अंदर 1 मिलियन यानी कि 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं जो कि यूरिन को बनाने का कार्य करते हैं। तो किडनी की ये इकाई। इसके अतिरिक्त किडनी का वह पार्ट जहां से रेनल आर्टरी आती है उसको इलम कहा जाता है, उसको इलम कहा जाता है। अब बात करते हैं किस प्रकार किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन होता है और पेशाब बनता है। हार्ट बॉडी में जो ब्लड को सप्लाई करता है वो ब्लड बॉडी से एक रक्त वाहिनी के द्वारा, एक आर्टरी के द्वारा किडनी में आता है, और यहाँ आके वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। दोनों किडनियों के अंदर ये ब्लड जाता है। जब ये ब्लड इन दोनों किडनी के अंदर जाता है तो उसके बाद में प्रत्येक किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन एक कीपनुमा संरचना होती है। कीपनुमा संरचना यानी जब नेफ्रॉन की स्टडी करते हैं तो नेफ्रॉन कुछ इस तरह का होता है। नेफ्रॉन कुछ इस तरह का होता है। तो जैसे ही वो रक्त जो है, बॉडी का रक्त यहाँ से आके दोनों किडनी में डिवाइड होता है तो अंदर 10 लाख नेफ्रॉन्स है। तो वो रक्त जो है कैपिलरीज के माध्यम से, छोटी छोटी कैपिलरीज के माध्यम से जो ये प्रत्येक नेफ्रॉन के ऊपर चला जाता है, और नेफ्रॉन में इस प्रकार से वो
अब देखिए, जैसे यहां से रक्त आया, यहां से ब्लड आने के बाद में दोनों किडनी के अंदर चला गया। किडनी में जाने के बाद में छोटी छोटी कैपिलरीज, मान लीजिए ये कैपिलरीज, एक नेफ्रॉन है, यहां से ब्लड आता है और ब्लड आने के बाद में ये जो भाग है उसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ग्लोमेरुलस जो है छन्ना पत्र होता है, जो क्या करता है, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है उस प्लाज्मा को छानने का कार्य करता है। प्लाज्मा को छानने के बाद में, प्लाज्मा को छानने पर उसमें से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनमें से कई चीजें जैसे विटामिन, न्यूट्रिएंट्स भी साथ में अपशिष्ट पदार्थों के साथ में फिल्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड एक कॉलॉइड होता है। कॉलॉइड जो होता है उसमें जो बारीक चीजें होती है वो सारी फिल्टर होके यहाँ आ जाती है। तो ग्लोमेरुलर कैप्सूल, ग्लोमेरुलर जो होता है वो ये जो रेनल आर्टरी, जो यहाँ पे रक्त वाहिनी आ रही है, उसमें से जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा को छान के उनमें वेस्ट प्रोडक्ट को इसमें लेके आता है। अब ये जो भाग है, इस भाग को कहा जाता है बोमन्स कैप्सूल। ये बोमन्स कैप्सूल जो है ये देखता है कि इसने जो रक्त छाना है उस छाने हुए रक्त में शरीर के अंदर अत्यधिक ऐसी चीजें हैं जिनकी शरीर को आवश्यकता है, जो अपशिष्ट पदार्थ नहीं है, तो ये उन सभी चीजों का अवशोषण करके पुनः उसको रक्त के अंदर डाल देता है। जैसे यहां से रक्त आया, इसने छाना और इसके बाद में इसने बोमन्स कैप्सूल ने यहाँ से जो पदार्थ जो शरीर के काम के थे, कभी प्रोटीन है, विटामिन है, उन सबको लेके पुनः इस जो वापस आगे शुद्ध खून जा रहा है, छाना हुआ रक्त जा रहा है, उसमें डाल देता है। इस प्रकार ये क्रिया आगे चलती रहती है और यहाँ तक नेफ्रॉन के इस पार्ट तक जो है जितना अवशोषण, जो इस पार्ट का काम ये है कि जो ब्लड फिल्टर हुआ है उसमें से जो शरीर के काम की चीजें फिल्टर हुई है उन सबको पुनः अवशोषित करके वापस ब्लड के अंदर डालना है। इसके बाद में जो वेस्ट पदार्थ बचता है वो बूंद बूंद के रूप में, जैसे एक नेफ्रॉन ने अगर एक बूंद भी शायद फॉर्मेशन की है तो इस प्रकार इतने मिलियंस नेफ्रॉन होते हैं, वो सब मिलके इतना इतना यूरिन बनाते हैं, तो वो 10 लाख नेफ्रॉन्स मिलके एक यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। और ये नेफ्रॉन जो है वो यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं, वो यूरिन इस यूरिटर के माध्यम से फिर सीधा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आ जाता है। ये नेफ्रॉन इसके माध्यम से यूरिन इस ब्लैडर के अंदर आ जाता है। तो हमारे शरीर के अंदर 2 किडनी होती है, जहां से जब ब्लड आता है तो दोनों किडनी में जाता है और दोनों किडनी में ये ब्लड छोटी रक्त वाहिनियों में डिवाइड होता है। रक्त वाहिनी नेफ्रॉन पर खुलती है और नेफ्रॉन जो है उस रक्त को पहले फिल्टर करता है, ऊपर का भाग, और नीचे का भाग जो फिल्टर हुआ उसमें से जो भाग शरीर के काम का है, ग्लूकोज, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, सॉल्ट है, उनका पुनः अवशोषण करता है। इस प्रकार किडनी जो है प्रत्येक मिनट 125 ml रक्त का फिल्टर करती है, यानी किडनी 125 ml रक्त प्रति मिनट फिल्टर करती है। तो एक दिन के अंदर किडनी 180 लीटर, यानी कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड तो 5 लीटर होता है, लेकिन वो 5 लीटर ब्लड इतनी बार रोटेट होता है किडनी में जाके कि उसको किडनी 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करती है। इसका 1% से भी कम, यानी कि 1.5 लीटर यूरिन का यानी मूत्र का स्त्रवण होता है। अब किडनी के जो बाहरी भाग होता है उसको कॉर्टेक्स कहा जाता है। किडनी के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहा जाता है और किडनी के आंतरिक भाग को मेड्यूला कहा जाता है। किडनी के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और आंतरिक भाग को मेड्यूला कहा जाता है। अब किडनी के अंदर, किडनी से जब यूरिन बन जाता है तो किडनी, ये यूरिन जो है दोनों यूरिटर के माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आता है और यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी जो होती है 350 ml। जब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर 350 ml यूरिन इकट्ठा हो जाता है तो इसी 350 ml यूरिन इस ब्लैडर के अंदर भर जाता है। तो इस ब्लैडर की वॉल से, यानी इसकी जो चारों ओर की जो इसकी लेयर्स होती है उसके अंदर जो सेंसरी नर्व होती है, वो सेंसरी नर्व ऊपर जाके एक्शन करती है, वहाँ से सेंस लेके जाती है, तो वहाँ से ऑर्डर आता है। ऑर्डर आने पर ये जो 2 वॉल लगे होते हैं इनको स्पिंचर कहा जाता है। एक होता है इंटरनल स्पिंचर, एक होता है एक्सटर्नल स्पिंचर।
ये दो वॉल जो है वो मूत्राशय के बाद में हमारा जो यूरिथ्रा होता है उसके आगे के दो गेट है जहां से यूरिन बाहर निकलता है। इनको इंटरनल स्पिंचर और एक्सटर्नल स्पिंचर भी कहा जाता है। अब बच्चों के अंदर इनमें से जो अंदर का जो स्पिंचर होता है, अंदर का वाल्व होता है, वो इनवॉलेंट्री होता है, यानी कि हमारे नियंत्रण में नहीं होता है। ये वॉल्व जो होता है इनवॉलेंटरी यानी कि अनैच्छिक होता है। और बाहर का ये वॉल्व जो होता है वो बचपन के अंदर तो अनैच्छिक होता है, छोटे बच्चों में अनैच्छिक होता है, लेकिन आगे जाके बड़े होने पर वो वॉलेंटरी यानी कि ऐच्छिक हो जाता है। जैसे किडनी ने यूरिन का फॉर्मेशन किया, वो यूरिन बना, यूरेटर के माध्यम से ब्लैडर के अंदर आया, 350 ml जब ब्लैडर ने ये भर गया तो वहाँ से सेंसरी ऑर्गन ने एक सेंस, वहाँ से सेंस ब्रेन को जाता है और वहाँ से एक मोटर नर्व आती है जिसमें वो क्या करती है, ब्लैडर के अंदर संकोचन करती है। जब ब्लैडर के अंदर संकोचन होगा तो ये जो वॉल है ये तो इनवॉलेंटरी अपने आप खुल जाएगा, जैसे प्रेशर आएगा तो ये वॉल खुल जाएगा और यूरिन जो है वो आगे इस वॉल से टकराएगा, यानी बाहर का जो वॉल्व है उससे टकराएगा और तब हमें एहसास होता है कि हमें यूरिन जाना है। तो ये जो बाहर का जो वॉल्व है ये बचपन के अंदर इनवॉलेंटरी होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें ये इनवॉलेंटरी अनैच्छिक होता है, खुद का नियंत्रण नहीं होता है, इसीलिए छोटे बच्चे जो है यूरिन उनको बिना उनकी इच्छा के यूरिन हो जाता है। लेकिन जैसे बड़े होते हैं वैसे ये जो बाहर का स्पिंचर होता है ये वॉलेंटरी होता है, इस पर हमारा कंट्रोल हो जाता है, तो हमें एहसास भी होता है, तो उस स्पिंचर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम जिस समय चाहे यूरिन एक्सक्रीट कर सकते हैं। तो ये यूरिन का फॉर्मेशन जो है ये हमने पढ़ा। अब यूरिन की जो पीएच होती है वो यूरिन की पीएच जो होती है 5.8 होती है, करीब 6 के करीब होती है इसकी। और यूरिन जो है हम जानते हैं कि 7 से कम पीएच का जो होता है वो अम्ल होता है, तो यूरिन अम्लीय प्रकृति का होता है। अब यूरिन के अंदर यूरिया होता है, यूरिन के अंदर क्या होता है, यूरिया। इसका पीला रंग क्यों होता है ये भी हम समझ लेते हैं। हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसमें हीमोग्लोबिन जो होता है उसकी जीवन काल 120 दिन का होता है। इसके बाद में वो सेल डिस्ट्रक्शन के लिए चले जाती है। जब सेल डिस्ट्रक्ट होती है तो उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है उससे बिलिरुबिन बनता है और वो बिलिरुबिन जो होता है वो लीवर में जाके अनकंजुगेटेड से कंजुगेटेड बिलिरुबिन में चेंज हो जाता है, यानी वो बिलिरुबिन वही हीमोग्लोबिन जो है वो टूटा है तो उससे एक वर्णक बनता है, उसको बोलते हैं यूरोक्रोम। और यूरोक्रोम के द्वारा इस मूत्र का जो रंग होता है वो पीला होता है। तो मूत्र का रंग पीला क्यों होता है वो भी अगर आपको पूछे तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है, यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। अब जो यूरिया है, जब यूरिन जो है तुरंत समय जो यूरिन किया जाता है उसमें इतनी गंध नहीं आती है, उसमें इतनी स्मेल नहीं आती है, लेकिन कुछ समय पश्चात उसमें स्मेल आने का रीज़न ये होता है कि यूरिया जो है वो कुछ समय बाद में पुनः अमोनिया में चेंज हो जाता है यूरिया। तो आज हमने ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में पढ़ा। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं साइंस के किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।